हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 क्लास, आज हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 12 हिस्ट्री का, लाइफ इन द विलेजेस। लाइफ इन द विलेजेस। शैल वी स्टार्ट। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनना और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो कि हमें क्या समझ नहीं आया। ठीक है, नाउ स्टार्ट। इंडियन विलेज वर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्री ब्रिटिश एरिया। इंडियन विलेजर्स जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारे गांव के खेती बाड़ी करने वाले लोग थे वो सेल्फ सफिशिएंट है। उनकी विलेज मतलब अपनी खुद की नीड्स जो थी वो प्रोड्यूस करते थे, विलेज में फसल उगाते थे और उससे उनकी नीड्स पूरी होती थी। फार्मर जो है वो ऑनर होते थे, यानी खुद की लैंड के खुद के मालिक होते थे। परमानेंट प्रॉपर्टी होती थी, उनका उसके ऊपर अधिकार होता था। रूलर्स जो हैं यानी जो उस समय राजा होते थे वो लोग उनसे उनकी फसल के बदले थोड़ा सा टैक्स लेते थे। जैसे हम लोग अपने घर का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, ऐसे ही वो लोग लैंड का टैक्स देते थे राजा को। पर अगर क्रॉस फेल्ड एन अकाउंट, यदि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती थी, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो फसल खराब हो गई, तो ऐसे समय में वो राजा लोग टैक्स को कम कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। इवन कम्प्लीटली, कई बार तो पूरी तरह से ही फिनिश कर देते थे। वो लोग वो लोग फार्मर्स से टैक्स नहीं लेते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे, आपको मालूम है, ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी में मोस्ट जो मेन ऑक्यूपेशन है इंडियन लोगों का वो एग्रीकल्चर था। और आज भी हमारे इंडिया में 70% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय में रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड केप्ट ऑन इंक्रीज एंड द रीजन फॉर देयर वर मैनी। जो ब्रिटिश रूल है उन्होंने हम लोगों से लैंड के ऊपर इतना तगड़ा टैक्स लिया, उसको इतना तगड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाते चले गए। उसके बहुत सारे रीज़न थे। उसके वो बहुत सारे रीज़न क्या थे? ब्रिटिश हैड कम टू ट्रेड। ब्रिटिश ट्रेड, व्यापार करने के लिए आए थे इंडिया से। धीरे धीरे वो होल इंडिया को कब्जाना चाहते थे। इसके लिए उनको बहुत सारी मनी की आवश्यकता थी, क्योंकि उनको व्यापार इतनी बड़ी आर्मी रखनी थी। तो इसीलिए उन लोगों ने धीरे धीरे हम पर राज करना शुरू किया और हमारी लैंड के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। वो टैक्स इतना ज़्यादा लगाना शुरू किया कि उसकी वजह से हमारे कल्टीवेटर्स को, यानी जो हमारे किसान हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब उन्होंने किस किस तरह से हम पे टैक्स लगाया, सबसे पहले वो स्टार्ट करूँगी। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन, कंपनी ब्रॉट इन सर्टेन चेंज इन द रेवेन्यू कलेक्शन, यानी रेवेन्यू जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने नए स्कीम्स चलाई। वो नई पॉलिसी कौन सी थी? नंबर 1, वो 3 पॉलिसीज थी। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, नंबर 2 महलवारी सेटलमेंट एंड नंबर 3 रोटवरी सेटलमेंट। दोबारा बोल रही हूँ, उन्होंने 3 सिस्टम्स चलाए, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एंड रोटवरी सिस्टम। सबसे पहले परमानेंट सिस्टम क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको इंट्रोड्यूस किया। जो समय गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस अ परमानेंट सिस्टम बंगाल में और बिहार में इन 1793 में। यानी उन्होंने लैंडलॉर्ड और जमींदार डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट। लैंडलॉर्ड जो है या जमींदार जो है उसको फिक्स अमाउंट देना ही पड़ेगा, यानी उसका एक फिक्स डेट होती थी, इस डेट पे आपको इतना लैंड का टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आपका सूखा पड़े, बाढ़ पड़े, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। इसकी वजह से जमींदार जो है ऑनर हो गए लैंड के, क्योंकि जो लैंड किसान होता था वो ज़मीनों के लिए, बीज डालने के लिए या और चीज़ों के लिए ज़मींदारों से पैसे लेता था। और जब फसल नहीं हो पाती थी तो ज़मींदार उनकी लैंड को अपने कब्जे में कर लेते थे और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी लैंड ख़त्म हो जाती थी। और जो ज़मींदार लोग हैं या लैंडलॉर्ड बड़े थे वो लोग ज़मीनों के मालिक हो जाते थे और वही फिर आगे ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। द जमींदार ऑल्सो न्यू हाउ मच रेवेन्यू वॉज टू बी पेड। जमींदार को मालूम था कि उनको कितना पे करना है। इफ द जमींदार एक्सट्रैक्ट सरप्लस रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, जमींदार को पता था उसको इतना तो देना ही देना है और इसके अलावा उसको क्या फ़ायदा होना है, इसके लिए वो लोग पुश करते थे, यानी ज़बरदस्ती किसानों को कहते थे कि आप इस फसल से ज़्यादा उगाओ, यानी कुछ फ़ायदा उनको हो और कुछ फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हो। बट इफ़ द जमींदार फेल टू पे, पर अगर ज़मींदार फेल हो जाते थे, यानी जितना ब्रिटिशर्स को उन्हें देना है वो नहीं दे पाते थे, तो क्या कहते हैं
हिज लैंड वॉज सोल्ड ऑफ टू द अनदर जमींदार, तो उस लैंड को ब्रिटिशर्स फिर दूसरे जमींदार को दे देते थे कि आपको इतना देना पड़ेगा, इस जमींदार ने हमको इतना नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया, इसलिए हम अनदर जमींदार को वो ज़मीन बेच देते थे। द न्यू क्लास, यानी एक तरह से नए लोग जन्म हुआ हमारे देश में जमींदार का। दे बिकम पॉलिटिकल अलाइज, यानी वे पॉलिटिकल समझौते में ब्रिटिशर्स की मदद करते थे। इन टाइम ऑफ नीड, जब उनको ब्रिटिशर्स को नीड होती थी, एक तरह से बफर बन गए थे बिटवीन डैम और पीजेंट्स के बीच में। जो भी ब्रिटिशर्स कहते थे पीजेंट्स के साथ ऐसा करो, ये लोग बिल्कुल सेम वही करते थे। इनफैक्ट इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, ब्रिटिश ने गलत काम जो भी किया हमारे साथ, उनके साथ इनको सपोर्ट किया। यहाँ तक कि फ्रीडम मूवमेंट, हमारी आज़ादी की मूवमेंट में भी हम लोगों को सपोर्ट ना करके इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। नेक्स्ट आता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है बेटा? 1822 में ब्रिटिश ने एक नया इंट्रोड्यूस किया महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यानी कि पंजाब में और गंगा वैली में। सेंट्रल इंडिया का जो सेंटर पार्ट है पंजाब और गंगा वैली, वहाँ पर महलवारी सिस्टम, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यानी जो ग्रुप ऑफ विलेज है उसको महल कहते थे, और जो ग्रुप का हेड होता था यानी ग्रुप का सरपंच या प्रधान, वो सारा अपना महल का यानी अपने गांव के एरिया का पैसा इकट्ठा करता था और लाकर ब्रिटिशर्स को देता था। और फिक्स था कि इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, लगभग 50% फसल का आपको देना ही पड़ेगा। नंबर 3 इज रोचवरी सिस्टम। रोटवरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द थॉमस मुनरो। रोटवरी सिस्टम जो है थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया 19th सेंचुरी में, और कहाँ पर किया? बॉम्बे एंड मद्रास। इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा गया। ये इम्पोज किया गया, यानी इस सिस्टम में सीधा जो खेत का मालिक होता था, जिनको रोड्स कहते थे, ये लोग क्या कहते थे? रोड्स पर टैक्स लगाया जाता था। द इंडिविजुअल कल्टीवेटर, यानी जो पीजेंट है वो सही में अपनी फसल के मालिक होते थे, ज़मीन के मालिक होते थे, और उन पर टैक्स लगाया जाता था। रेवेन्यू रेट वर फिक्स, वहाँ पर भी रेवेन्यू रेट यानी टैक्स फिक्स था, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से, यानी आपकी सॉइल कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है, उसके हिसाब से आप पर टैक्स लगाया जाता था। क्लियर हो गया? 3 सिस्टम थे। परमानेंट सेटलमेंट आपको मैंने बता दिया, बंगाल और बिहार में लगाया जाता था। नंबर 2 महलवारी सिस्टम, इसको लगाया गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब पंजाब, गंगा वैली, उत्तर प्रदेश। और रोटवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे एंड मद्रास। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय द जमींदार। जब ये नए लोग आए, यानी ये जमींदार लोग आए, इन्होंने क्रिएट कर दिया सोशल क्लास ऑफ जमींदार। ये लोग बिल्कुल भी किसानों के बारे में नहीं सोचते थे, इनका खुद का इंटरेस्ट था कि इनको मनी मिलती रहनी चाहिए खूब सारी, और आगे ब्रिटिशर्स के तो ये चमचे थे कि ब्रिटिशर्स को भी पैसा मिलता रहना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल भी पब्लिक के बारे में, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक और कारण है मेरा अनदर मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ब्रिटिश का प्रभाव ये भी बुरा पड़ा कि वो लोग केवल वही फसल उगाने को कहते थे जिसका फ़ायदा उनको होता था, जैसे कि कॉफ़ी, इंडिगो, कॉटन सीड्स, जूट, शुगर केन, टी, क्योंकि जो चीज़ें इनके देश में नहीं होती थी, ये लोग केवल यहाँ से वही चीज़ों को खरीदते थे। और ये कह लीजिए कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ पर अपनी मशीनों से उसको तैयार करते थे, अच्छा बना के उसको ऊंचे दाम पर वापस इंडिया में बेचते थे। यानी दोनों तरफ से फ़ायदा, कम दाम में यहाँ से खरीदा और ज़्यादा दाम पर यहाँ लाकर बेचा, दोनों तरफ से इन्हें फ़ायदा होता था। इसीलिए इन्होंने कॉफ़ी, टी, जूट और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इंडिगो, उसको इन्होंने कहा कि उसी को ग्रो करना है। पर इन चीज़ों से इंडियन फार्मर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि केवल इन्हें ब्रिटिशर्स खरीदते थे, बाकी का कोई इंडिया का पीपल इसको खरीदता नहीं था। तो अगर ब्रिटिशर्स नहीं खरीदेंगे तो वो वेस्ट जाएगा, और ब्रिटिशर्स इनको कम दाम पे खरीदते थे। इसीलिए हमारा जो फार्मर है इन फसल को उगाना पसंद नहीं करते थे, पर ब्रिटिशर्स इन पे दबाव डालते थे कि आपको इसी फसल को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इंडिगो क्या होता है? वैसे इंडिगो, सबसे पहले इंडिगो एक ब्लू डाई होती है। जब क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स की मशीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़ा बनता है, उसके लिए जो इंडिगो है वो, यानी ये ब्लू कलर
वो वहाँ पर नहीं होता था। तो ब्लू कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिगो प्लांट, इंडिगो प्लांट से एक ब्लू कलर की डाई मिलती है जिसको इंडिगो कहते हैं। इट इज़ यूज टू डाई क्लॉथ, ये कपड़ा क्लॉथ को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी यूरोप में बहुत डिमांड थी क्योंकि यूरोप में ये ग्रो नहीं होता था, क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ का क्लाइमेट यहाँ के सुटेबल नहीं है, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, और इंडिया का क्लाइमेट सुटेबल था, यहाँ पर इंडिगो हो सकता था। 18th सेंचुरी में फोर्स द ब्रिटिश टू सोर्स इट फ्रॉम एल्सवेयर टू फीड दिस बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बाकायदा फोर्स किया अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ज़बरदस्ती पब्लिक को फार्मर्स को फोर्स करना शुरू किया कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये उगाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो हैं, इंडिया के लोग जो हैं, इंडियन के फार्मर्स जो हैं, वो इनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने रिवॉल्ट, एक आंदोलन इंडिया के खिलाफ छेड़ दिया। अब वो क्या है? इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60। इंडिगो रिवॉल्ट हुआ 1859-60 में। इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ? बंगाल में। और किस बंदे ने किया? मतलब पहले विलेज गोविंदपुर विलेज, बंगाल में गोविंदपुर विलेज है डिस्ट्रिक्ट, और इसको स्टार्ट किया दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ने। इसने बहुत सारे फार्मर्स को अपने साथ ज्वाइन कर लिया और उन लोगों ने बाकायदा स्ट्राइक कर दी, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, इनकी फैक्ट्रीज में आग लगा दी, और जैसे कि रिवॉल्ट इंजॉय। और सबसे बड़ी इसकी फ़ायदा क्या था कि इस रिवॉल्ट ने सपोर्ट, सब लोगों ने इसे सपोर्ट किया। जो रूरल पॉपुलेशन थी, गांव के लोग थे, मिशनरी थी बंगाल की, उन सब लोगों ने इनका साथ दिया। रोड्स यानी वही कल्टीवेटर, उन्होंने अपने हथियार बनाए, भाला, तलवार, ये सब, और एरो, धनुष बाण, इसकी मदद से उन्होंने अटैक किया अंग्रेज़ों की यानी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज पर और प्लांटर्स पर कि हम ये फसल नहीं ग्रो करेंगे, और उनकी फैक्ट्रीज में आग लगा दी। दिस वॉज विवली पोर्ट्रेट, इसको दीनबंधु मित्रा ने अपने प्ले लिखा है नील दर्पण, उसमें सारा इसके बारे में डिटेल दिया कि किस तरह से इन्होंने आंदोलन किया और कैसे इस आंदोलन का प्रभाव ब्रिटिशर्स पर पड़ा। इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया 1816 में, गवर्नमेंट ने सेटअप किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले भी सम ऑफ द अब्यूज, जो गलत अब्यूज थे, इंडिगो कल्टीवेशन वॉज रिमूव किया दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ज़बरदस्ती नहीं करेगी। इसका मेजर रीज़न ये था कि ये सक्सेस हुआ, यानी इतना ब्रिटिशर्स को इसे कैंसिल करना पड़ा, ये जो इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, वो उसकी वजह ये थी कि इंडिगो रिवॉल्ट जो था वो ट्रेमेंडस, सब लोगों ने इसमें कॉपरेशन किया, डिसिप्लिन के साथ जो किसान है वो लड़े। अनदर वॉज अ कम्प्लीट, और सबसे मेन कारण यूनिटी थी, हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, सबने एक साथ मिलके रिवॉल्ट किया कि हम वो फसल नहीं उगाएंगे या हम आपको इतना टैक्स नहीं देंगे। समझ में आ गया? इसके अलावा बंगाल जो है वो स्टॉप हो गया। बीइंग द हब ऑफ इंडिगो, की ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन आप नहीं कराएंगे, इंडिगो प्लांटर्स को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? बिहार, बंगाल से बिहार में 1970। महात्मा गांधी ऑल्सो फाउट, महात्मा गांधी भी इन फार्मर्स के साथ इंडिगो में के रिवॉल्ट में लड़े चंपारण में कि हमारे यहाँ के किसान ये फसल नहीं ग्रो करेंगे। इस तरह धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लोगों का जो पहला मेन काम था वो था खेती बाड़ी, और किस तरह इन्होंने हम लोगों को टैक्स लगाया और कौन कौन सी फसल हमें ग्रो करने का ज़बरदस्ती करी। कितना क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, मैंने फाइंड कर ली है। आप लोग इसको, आज का होमवर्क है कि आप इसे कॉपी में करेंगे, और मुझे दिखाएंगे। पहले आप लेसन का नेम लिखेंगे, इसके साथ ही लेसन नेम लिखेंगे, लेसन का नाम होगा, डेट होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। और मैंने जो आपको समझाया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको शो कर रही हूँ होमवर्क, आप होमवर्क देख लीजिए।
हाँ जी, आपने देखा एक्सरसाइज में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, फिलअप है और ट्रू और फॉल्स है। इन तीनों चीज़ों को आप कॉपी में करेंगे, उसके बाद मुझे शो करेंगे। ठीक है, ये लेसन इतना ही था। आप इसको ध्यान से जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपने देखा होगा मैंने बुक में अंडरलाइन कर रखा है, आप उसको एक बार ध्यान से उसको दोबारा से रीड करेंगे। समझ में आ गया? लेसन का नाम क्या है? लेसन नंबर 12, लाइफ इन द विलेज। विलेज की लाइफ कैसी थी? मैंने बताया ना 70% लोग अभी भी खेती बाड़ी करते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के खेती बाड़ी करते थे। ब्रिटिशर्स कैसे आए, उन्होंने हम पर कैसे कंट्रोल करना शुरू किया, ये धीरे धीरे उन्होंने हम लोगों की लैंड्स पर कब्जा कर लिया, उस पर टैक्स लगाना शुरू करा। 3 टैक्स लेने, सबसे पहले है परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल और बिहार में, जिसके अंतर्गत जमींदार लैंड जो जमींदार से नीचे फार्मर होते थे उनसे टैक्स लेता था और फिर ब्रिटिशर्स को जमा करता था, और अगर वो किसान बेचारा नहीं दे पाता था तो जमींदार उसकी ज़मीन को कब्जे में कर लेता था। और कई बार ऐसा होता था कि अगर जमींदार भी सबमिट नहीं कर पाता था तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो दूसरा जमींदार को वो लैंड दे देते थे। ठीक है। सेकेंड है महलवारी सिस्टम। इसमें जो गांव का एरिया होता था उसे महल कहते थे, और महल का जो हेडमैन होता था सरपंच, वो पैसा देता था ब्रिटिशर्स को, और वो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। लोटवरी सिस्टम, इसे थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। ये मद्रास में और बॉम्बे में लगा। इसके अंतर्गत क्या होता था कि पीजेंट्स को अपनी लैंड का यानी जितनी उसकी फर्टिलिटी है उतना उसको देना ही पड़ता था। क्लियर हो गया ना? इंडिगो क्या था? इंडिगो एक ब्लू डाई थी जो कपड़े कलर करने के लिए यूज की जाती थी, और जब ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने उनको वही फसल उगाने को कहा जिससे उनको फ़ायदा होता था, अदरवाइज आप वो फसल नहीं उगाओगे जिससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आके इन लोगों ने लास्ट में रिवॉल्ट किया, और जो 2 मेन लीडर्स थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, खासकर बंगाल में, और बाद में इस कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और बंगाल के जो प्लांटर्स थे उनको शिफ्ट कर दिया गया बिहार में। और इसमें हमारे ग्रेट लीडर महात्मा गांधी ने भी पूरा पीजेंट्स का सहयोग दिया। ठीक है, चलिए गुड डे। इसी के साथ आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय।